हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है बैक्टीरियोफाज, जिसे हम जीवाणुभोजी कहते हैं। क्योंकि बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है बैक्टीरिया को खाने वाले विषाणु। वह वायरस जो बैक्टीरियल सेल पर पैरासाइट होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसकी डिस्कवरी टॉट 1915 तथा डी हैरल ने इसको आइसोलेट किया। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बैक्टीरिया को खाने वाले जीव। बैक्टीरियोफाज एक ओब्लिगेट पैरासाइट है तथा नेचर में उन सभी हैबिटाट में पाया जाता है जहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, क्योंकि बैक्टीरिया पर फीड करता है। मिट्टी, गंदे जल, नाली, जंतु व मनुष्य की आंतें, लेग्यूम्स की जो नोड्यूल्स हैं, दूध है, फल है, सब्जी हैं इत्यादि में इनका बाहुल्य होता है, यानी कि एबंडेंट अवस्था में पाए जाते हैं, मैक्सिमम अवस्था में पाए जाते हैं। यदि हम इनके टाइप्स की बात करें फेजेस के, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है टी फेजेस। टी फाजिस, यह फाजिस 7 प्रकार के होते हैं, टी से T7 तक। जहां टी का अर्थ है टाइप। टेल की प्रेजेंस इन फाजिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टी फेजिस को निम्न सब टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे टी इवन फेजेस हैं, जैसे T2, T4, T6। यह एक एंगुलर हेड व कॉन्ट्रेक्टाइल टेल में डिवाइड होते हैं। इन बैक्टीरियोफाज के डीएनए में सिस्टोसिन की जगह, जो सिस्टोसाइन जो नाइट्रोजन बेस है, उसी जगह 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन होता है। अगला है टी ऑड फाजिस। T1, T3 और T7 आएंगे इसमें। यह एक एंगुलर हेड व छोटी कॉन्ट्रेक्टाइल टेल में डिवाइड होते हैं। इसके डीएनए में साइटोसिन पाया जाता है। एक होता है T5 फेज। इन बैक्टीरियोफाज का हेड एंगुलर व टेल लंबी व कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और इनके डीएनए में भी साइटोसिन पाया जाता है। एक जो टाइप इनकी होती है वो टेम्परेट, एवायरुलेंट और वायरुलेंट, या टेम्परेट या एवायरुलेंट कह सकते हो, वायरुलेंट या लाइटिक हो सकते हैं, वायरुलेंट और लाइटिक। बैक्टीरिया तथा बैक्टीरियोफाज की पारस्परिक क्रिया के आधार पर बैक्टीरियोफाज को टेम्परेट तथा वायरुलेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। प्रोफाज युक्त बैक्टीरिया लाइसोजेनिक कहलाते हैं। ऐसे वायरस जिनकी न्यूक्लिक एसिड प्रोफाज बना सकते हैं उन्हें हम लाइसोजेनिक कहते हैं, अर्थात बैक्टीरिया के डीएनए से फ्यूज हो सकते हैं, तो टेम्परेट कहलाते हैं। जबकि बैक्टीरिया सेल में स्वतंत्र रूप से डिवाइड होने वाले जो फेजेस होते हैं वो वायरुलेंट या लाइटिक कहलाते हैं। तो T2, T4 है। इनके स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो बैक्टीरियोफाज अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर द्वारा फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता। इनकी संरचना का अध्ययन केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही किया जा सकता है। टिपिकल बैक्टीरियोफाज एक टेडपोल के समान हेड व टेल में डिवाइड रहता है। अधिकांश बैक्टीरियोफाज का हेड प्रिज्मॉइड होता है, प्रिज्म के आकार का होता है। T2 फाज की प्रिज्मॉइड हेड का साइज 950 × 650 एंगस्ट्रॉम होता है। हेड व टेल के बीच का जो पार्ट है वो कॉलर कहलाता है। टेल की लंबाई लगभग हेड की लंबाई के बराबर होती है, जिसका व्यास 650 एंगस्ट्रॉम होता है। यह प्रोटीन की एक लेयर से ढका होता है। टेल के प्रॉक्सिमल एंड पर एक हेक्सागोनल प्लेट होती है, जिसे टेल प्लेट कहते हैं, बेसल प्लेट भी बोल सकते हैं, जिसकी मोटाई 200 एंगस्ट्रॉम होती है। 200 एंगस्ट्रॉम होती है। टेल प्लेट की निचली सतह से 6 टेल पिन्स जुड़े होते हैं, जिन टेल पिन्स की लंबाई जो होती है 1500 एंगस्ट्रॉम होती है। टेल पिन्स की जो हैं जो दो मुख्य का जो फंक्शन है, कार्य हैं, वो ये हैं। इनकी सहायता से बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया की सरफेस से अटैच रहता है और जो पिंस से जो स्रावित एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया की वॉल के गलाने में सहायक होता है। जो टेल पिंस हैं उनके दो मुख्य कार्य हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का। ये हेड,
जो प्रोटीन कोट से कवर्ड है इसके अंदर डीएनए है। इसकी लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई 650 एंगस्ट्रॉम होती है। ये टेल, हेड और टेल के बीच का जो पोर्शन है वो कॉलर कहलाता है। ये इस पर प्रोटीन सीथ होती है। ये है आपका टेल प्लेट, जो बेस पे लगी हुई टेल प्लेट है, 200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इससे टेल पिंस निकलते हैं, ऐसे करके टेल पिंस निकले हुए हैं। टेल पिन से टेल फाइबर्स कहते हैं। इसकी लंबाई भी 650 एंगस्ट्रॉम होती है। एक बैक्टीरियोफाज है, टीटू बैक्टीरियोफाज, जो ऐसा दिखाई देता है जैसा कोई टैडपोल होता है, इसलिए इसको प्रारूपिक जो संरचना है टैडपोल के समान होती। इसका स्ट्रक्चर है। फेजिस का प्लाज्मॉइड हेड न्यूक्लियोकैप्सिड से बना होता है। इस सेल का निर्माण करने वाले सभी प्रोटीन मॉलिक्यूल एक समान होते हैं तथा यह फेजिस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो कैप्सोमर्स होते हैं, इसके जो प्रोटीन होती हैं वो सब समान होते हैं। उसे हम ये किसी वायरस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। इसके केंद्र में डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है जो प्रोटीन के एक आवरण से ढका होता है। इनर सेल का निर्माण करने वाली सब यूनिट कैप्सोमर्स कहलाती है। डिफरेंट टाइप के वायरसेस में कैप्सोमर्स की जो संख्या होती है वो 8 से 812 तक हो सकती है। जैसे कोलीफाज तथा 5 to 174 आदि कुछ वायरस को छोड़कर अधिकांश वायरसेस में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है और इसके दो मुख्य कार्य हैं। एक तो इसमें वायरस के जेनेटिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा यह इन्फेक्शन का मुख्य कारक है, मुख्य घटक है। अब देखते हैं इसके रेप्लिकेशन की बात करते हैं कि बैक्टीरियोफाज कैसे रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरियोफाज के रेप्लिकेशन निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे इसके रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन को हम देखें तो 4 स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन, दूसरा सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट इन इन्फेक्टेड सेल, तीसरा असेंबली ऑफ फाज कंपोनेंट्स इन इन्फेक्टेड सेल और चौथा लिबरेशन ऑफ फाज पार्टिकल्स फ्रॉम होस्ट सेल। तो जो पहली स्टेप, जो इन्फेक्शन वाली स्टेप है, उसमें क्या होता है, इस स्टेप की दो मुख्य घटनाएं होती हैं। फेज का होस्ट की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होना और फेज डीएनए का होस्ट सेल में एंट्री। इस प्रकार से ऐसे करके बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरियल सेल पर लगा होता है। ये बैक्टीरियल डीएनए है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप जो इन्फेक्शन है और उससे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद जो अपना जो ये डीएनए है जो अंदर हम शो कर रहे हैं रेड कलर से, वो उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो दूसरी स्टेप होती है वो क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ फाज कंपोनेंट इन इन्फेक्टेड सेल। होस्ट में एंटर्ड फाज डीएनए के दो मुख्य कार्य हैं। यह अपने रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। दूसरा, वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन बनाकर वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन बना लेता है। इनके पहले एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसके बाद प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के सारे जो फाज के लिए हमें जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता है, डीएनए की, हेड की, टेल पिंस की, वो सारे जो पार्ट्स हैं उनकी सिंथेसिस हो जाती है। तीसरा जो इसका जो स्टेप है वो है असेंबली ऑफ फाज कंपोनेंट्स इन इन्फेक्टेड सेल। ये जो इन्फेक्टेड सेल में जो फाज कंपोनेंट्स बने हैं, उन फाज कंपोनेंट्स का एक समायोजन होता है, आपस में जुड़कर वो नए फाज पार्टिकल्स बनाते हैं। सबसे पहले फाज के हेड के निर्माण के लिए डीएनए मॉलिक्यूल का क्रिस्टल के फॉर्म में कंडेंसेशन होता है। इसके बाद डीएनए के चारों ओर प्रोटीन सबयूनिट इकट्ठा होकर हेड का आवरण का निर्माण करती है। इसी समय टेल का समायोजन प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले टेल का सेंट्रल कोर टेल प्लेट से अटैच होता है। इसके बाद कोर के चारों ओर शेल का निर्माण होता है। इस अवस्था में टेल हेड से अटैच हो जाती है तथा टेल फाइबर्स टेल प्लेट से सबसे लास्ट में जुड़ते हैं। इस प्रकार देखिए, थर्ड स्टेप को हम दिखाएं डायग्राम में तो ऐसा दिखाई देगा। जो अब तक जो फाज कंपोनेंट से अलग अलग थे वो सब असेंबल हो गए
और न्यू बैक्टीरियोफाज का उन्होंने निर्माण कर लिया, नए बैक्टीरियोफाज का निर्माण कर लिया। सब न्यू है। एक बैक्टीरियल सेल में करीब 200 तक नए बैक्टीरियोफाज बन सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आती है वो आती है लिबरेशन ऑफ फाज पार्टिकल्स फ्रॉम होस्ट सेल। फेज के निर्माण की संपूर्ण क्रिया में 30 से 90 मिनट का समय लगता है। पॉल्यूटेड बैक्टीरियोफाज की सेल में लगभग 200 बैक्टीरियोफाज बन जाते हैं। एक पॉल्यूटेड बैक्टीरिया हमने बैक्टीरियल सेल ले ली तो उसमें 200 बैक्टीरियोफाज तक बन सकते हैं। फाजिस के विमोचन के लिए होस्ट सेल वॉल का गलना आवश्यक है। इसके अंदर जिस सेल के अंदर वो बन गए हैं, अगर उनको हमें बाहर निकालना है तो इस सेल का टूटना गलना अति आवश्यक है। इसके लिए बैक्टीरियोफाज का डीएनए लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित करता है, जिससे होस्ट की सेल वॉल गल जाती है और बैक्टीरियोफाज मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं सेल वॉल गल गई, सेल वॉल लाइसिस हो गई बैक्टीरियल सेल की, और जो नए बैक्टीरियोफाज बने वो बाहर निकल गए। इस प्रकार हमें एक बैक्टीरियल सेल से हजारों बैक्टीरियोफाज की प्राप्ति हो गई। क्योंकि बैक्टीरियोफाज का जो अपने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कि क्योंकि बैक्टीरिया पर फीड करते हैं, इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो निम्न प्रकार की हो सकती है। बैक्टीरियोफाज का उपयोग करके अनेक प्रकार के जो डिजीज उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको फीड कराया जा सकता है, यानी कि उसका उपयोग किया जा सकता है। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में लाइसोजेनिक कल्चर का उपयोग रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो वॉस्टॉक नामक जो अंतरिक्षयान भेजा गया था उसमें किया गया था। यह पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की लाइसिस में सहायक होते हैं, अतः इन्हें स्कैवेंजर्स के रूप में यूज किया जाता है। स्कैवेंजर का मतलब होता है अपमार्जक के रूप में यूज किया जाता है। टेम्परेट फेज एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में सहायक होते हैं। चूँकि बैक्टीरियोफाज अपनी लाइसोजेनिक नेचर के कारण अनेक लाभदायक बैक्टीरिया को विनष्ट कर देते हैं, अतः एंटीबायोटिक तथा डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा बैक्टीरियोफाज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्या बैक्टीरियोफाज क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे मल्टीप्लाई करता है और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इस प्रकार आज बैक्टीरियोफाज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।